ग्रिंच ने किया सांता क्लॉज को किडनैप। सांता क्लॉज नॉर्थ पोल की हो घाटी में रहता है, जहाँ बड़े खूबसूरत महल हैं और जिसमें उसके खिलौने बनते हैं। उनके मजदूरों को रील्स, नोक्स, पिक्सेस और परियों में से इंतखाब किया जाता है, जो उनके साथ रहकर एक बरस के आखिर से दूसरे बरस के आखिर तक काम में मसरूफ होते हैं। एक तरफ लाल रंग का बहुत बड़ा जंगल और दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा पहाड़ और उसके दरमियान ग्रिंच की गुफा है। ग्रिंच क्रिसमस से और सांता से नफरत करता है, लेकिन माफ करो, अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि इसकी वजह कोई नहीं जानता। ये हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो, है ना सही, या ये भी हो सकता है कि शायद उसके जूते छोटे हों, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इसकी सही वजह ये है कि उसका दिल बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा। ग्रिंच अपने कुत्ते मार्क के साथ गुफा में रहता था। एक दिन वो मार्क के साथ अपने घर का कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था। तब उन्होंने हो घाटी में क्रिसमस की सजावट देखी, क्योंकि ये तकरीबन क्रिसमस के करीब का दिन था। तो उसने कहा, फ्रेश मार्क, बहुत हो गया है। ये क्रिसमस की सजावट मेरे जहन में जा रही है। क्रिसमस का वक्त हमेशा मुझे परेशान करता है। सब सांता क्लॉज की वजह से है। तुम सही हो मार्क, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या तजवीज कर रहे हो मार्क? तुम्हें लगता है कि सांता को अगवा करना मुमकिन है? ठीक है, तुम सही हो। कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। ये जाहिर है कि जब सांता हो घाटी में होता है, तब वहाँ परियां, रील्स और नुक्स, इनके बनाए गए हिफाजती लिबास से वो महफूज रहता है। लेकिन क्रिसमस से पहले शाम को जब वो अपनी 12 सिंगों की बेपहिया गाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने भरकर इस बड़ी सी दुनिया में लेकर जाते हैं, तब उन्हें पकड़ने के लिए ग्रिंच के पास सबसे अच्छा मौका होता है। इसीलिए ग्रिंच ने अपनी तरकीब सोची और क्रिसमस से पहले की शाम का इंतजार करने लगा। अगले रोज क्रिसमस से पहले की शाम के साथ ग्रिंच अपनी तरकीब लेकर आया। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। ग्रिंच हंसने लगा। आसमान में सफेद चांद चमक रहा था और जमीन पर बर्फ जगमगा रही थी। तब सांता अपनी चाबुक को घुमाता हुआ बड़ी बेपहियों की गाड़ी में खिलौनों की बड़ी बड़ी बोरियां भरकर हंसता हुआ सीटी बजाकर गाना गाने लगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में बरस का ये एक ही दिन ऐसा होता है जब वो सबसे ज्यादा खुश होता है और बच्चों को अपनी मेहनत कश के खजाने को मोहब्बत से लौटा देता है। इसके लिए सांता घाटी से बाहर बड़ी दुनिया में जा रहा था। 12 सिंगों को मालूम था उससे क्या उम्मीद की जाती है, इसीलिए वो तेजी से दौड़ने लगा। ऐसा लगता था जैसे उसके पैर इस बर्फ फैली हुई जमीन को छू ही नहीं रहे थे। इतने में चांद के उजाले में एक रस्सी फेंकी गई और बड़ा सा फंदा सांता क्लॉज के हाथों और बदन पर आकर गिर गया और वो फौरन ही उसमें कस गया। इससे पहले कि वो खुद की हिफाजत करे या फिर किसी को आवाज लगाए, उसे उसकी गाड़ी से फौरन से पेश खींच लिया गया और वो लुढ़क कर सर के बल बर्फ में धंस गया। उसी दौरान 12 सिंगा दौड़ता रहा और उसे मालूम ही ना हुआ कि उसकी गाड़ी चलाने वाले को अगवा कर लिया गया है। इस यकबयक हुई हरकत ने एक पल के लिए ज़ईफ सांता को हैरान कर दिया और जब वो होश में आए तब उसे पता चला कि ग्रिंच ने उसे बर्फ से निकाल लिया था और उसे एक बड़ी सी रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया था। अगवा किए गए सांता को अपनी गुफा में ले गया, उसे पत्थर की दीवार पर जंजीरों से जकड़ कर बांध दिया। ग्रिंच हंसकर मजा लेता हुआ शैतानी अंदाज में हाथ रगड़ने लगा। अब बच्चे क्या करेंगे मुझे मालूम है। जब क्रिसमस की सुबह उन्हें खिलौने नहीं मिलेंगे तब वो रोएंगे, चिल्लाएंगे और पैर पटकेंगे। आखिरकार मैंने क्रिसमस थमने पर मजबूर कर दिया। अब इस क्रिसमस से पहले शाम जब ये सब हुआ, तब सांता अपनी बिन पहियों की गाड़ी में अपनी 4 पसंदीदा कारिंदों न्यूट्री द रील्स, पीटर द नुक्स, किल्टर द पिक्सी और विस्क नाम की एक छोटी सी परी को साथ लेकर गया था। ये
प्यारे और मासूम साथी बच्चों को उनके तोहफे तकसीम करने में काफी मददगार साबित होते थे। लेकिन जब उनके मालिक को यकबयक बेपहिया गाड़ी से खींच लिया गया तो वो आराम से गाड़ी की सीट के नीचे बैठे थे, जहाँ तेज ठंडी हवा उन तक नहीं पहुँच रही थी। सेंटा के गायब होने की कुछ वक्त बाद जब सेंटा की खुशी से गाने की और सीटी की आवाज नहीं आई, तब सब खामोश लगने लगा और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और तब छोटे विस्क ने सीट के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला और उसने देखा कि सेंटा वहाँ नहीं थे और बिना पहियों की गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था। तब उन छोटे मासूमों को सेंटा के अगवा होने के बारे में मालूम हुआ। तब वो चिल्लाया, ओह! और सदाबहार बारहसिंगा रुक गया। पीटर, न्यूटर और किल्टर सभी सीट पर कूद गए और बेपहिए गाड़ी के जरिए बनाए गए निशानों का पीछा करते हुए वापस आए। लेकिन सेंटा मीलों पीछे रह गए थे। हम क्या करेंगे? विस्क ने परेशान होकर कहा। इस बड़ी मुसीबत की वजह से उनके चेहरे से सारी खुशी और मजा काफूर हो गए हैं। हम एक बार फिर जाकर अपने मालिक को तलाशना चाहिए। नहीं नहीं, अगर हम वापस गए तो सुबह होने से पहले बच्चों को खिलौने देने के लिए हमें और ज्यादा देर हो जाएगी और सेंटा इससे गमज़दा हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि किसी बुरे इंसान ने उन्हें पकड़ लिया है और उसने सोच समझकर क्रिसमस को खराब करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी खिलौनों को बांटना है और उसके बाद हम सेंटा को तलाश करेंगे। ये कि वाकई एक अच्छी और सोची समझी तरकीब थी। इसीलिए पीटर नुक्स ने बारहसिंगे और वफादार जानवरों को बुलाया। फिर वो वापस आगे बढ़े और उन्होंने पहाड़ियाँ, जंगल, घाटियाँ और मैदानों को पार किया। फिर क्रिसमस की सुबह जहाँ पर बच्चे सो रहे थे और अपने तोहफों के ख्वाब देख रहे थे, वो वहाँ पहुँच गए। लेकिन उन छोटे मासूम दोस्तों ने अपना काम पूरा करने का फैसला किया था। हालांकि उन्होंने अपने सफर में कई बार सेंटा की मदद की थी। उनके दोस्त हमेशा उन्हें सलाह देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब उन्हें ये काम अपने तौर पर करना था और वो बच्चों को जानते भी नहीं थे और सेंटा ने भी उन्हें नहीं बताया था। और ये कोई नई बात नहीं थी कि उन्होंने कुछ हंसने लायक गलतियाँ की थी। सारे खिलौने बांटकर जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तो वो सारे हो घाटी में लौट आए। छोटे मासूम दोस्त सोचने लगे कि वो अपने मालिक को कैसे छुड़ा सकते हैं और उन्हें पहले ये मालूम करना था कि सेंटा के साथ आखिर हुआ क्या है और वो इस वक्त कहाँ है। अचानक बर्फ के ढेर पर उन्होंने देखा कि सेंटा उन्हें देख रहे हैं और वो उनके करीब आ रहे हैं। जल्दी ही वो सेंटा के पास इकट्ठा हुए और उनसे दरियाफ्त करने लगी कि क्या हुआ। मैरी क्रिसमस दोस्तों, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। उस शैतानी ग्रिंच ने सोचा कि मुझे अगवा करके वो क्रिसमस को खराब कर देगा। वो बेवकूफ नहीं जानता कि क्रिसमस कभी भी मेरे बारे में या फिर तोहफों के लिए नहीं है जो हमारे दिल एक दूसरे के लिए प्यार बांटते हैं। ये उसी ईसा के तोहफे के बारे में है। ग्रिंच सेंटा का पीछा कर रहा था ताकि कोई खुफिया मालूमात निकाल सके और फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो बेपहिए पर चढ़ा ताकि सेंटा, रिल्स, नुक्स, पिक्सेल और परियों के साथ क्रिसमस मना सके। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. बर्फ की मलिका। ग्रेडा एक जवान लड़की थी जो अपनी दादी अम्मी के साथ रहती थी। उसका मंगेतर वहीं करीब वाले घर में रहता था और उसका नाम के था। ग्रेडा और के इन दोनों के घरों के दरमियान पैदल का रास्ता था। वहाँ ग्रेडा और के ने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर सुर्ख गुलाब के पौधे लगाए हुए थे और वो हमेशा शादी करने के बारे में बातें किया करते थे। सर्दियों के दिनों में जब एक दिन वो गुलाब के पौधों के पास बैठे थे, तब दादी अम्मी की आवाज आई, देखो बर्फ की मलिका कतरे इकट्ठा कर रही है। ग्रेडा और के फौरन ही खिड़की की जानिब दौड़े। के ने बर्फ की मलिका को खिड़की से देखा और अपनी जबान बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगा। ओहो, ऐसा मत करो के, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी।
फिर वो गैडा के घर के करीब वाले अपने घर की खिड़की से चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया। उस शब जब वो सोने जा रहा था तब उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा और तब उसने एक अजीब सा बर्फ का कतरा देखा। वो कतरा बर्फ की मलका बनने तक तेजी से बढ़ता ही गया। उसके हाथ में तुर्किश मिठाई की रकाबी थी कि खुद को रोक नहीं पाया और उसने रकाबी से मुट्ठी भर के मिठाई छीन ली। उसके लालचीपन ने जैसे ही इस लालच में उसने वो मिठाई अपने मुंह में डाली, उस खातून ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर अपनी बिन पहियों की गाड़ी में उसे खींच लिया और घोड़ों के झुंड ने फौरन ही उड़ान भर ली। केको बहुत डरना चाहिए था, लेकिन मिठाई ने उसके दिमाग की सुध-बुध और सोच को मांद कर दिया था। अगली सुबह जब गैडा के से मुलाकात को आई तो वो वहाँ पर नहीं था। गैडा ने हर जगह उसे तलाश किया। वो गांव के मैदान की जानिब भागी और जोर से चिल्लाई, क्या आपने के को देखा है? क्या मेरे के को देखा है? लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा था। किसी को पता नहीं था वो कहाँ गया। मेरा के बस जिंदा हो, ओहो मेहरबानी, मेरा के जिंदा हो। हमें लगता है वो नहीं मरा होगा। गैडा ने ऊपर देखा, वहां एक चिड़िया बैठी हुई थी। जब हम खाना ढूंढते हैं तब हम घर की छतों पर बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं। अगर वो नदी में गिरा होगा तो हमें नहीं पता। मैं जाकर नदी की परी से पूछूंगी। गैडा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर वो डूब गया होगा तो नदी की परी को मालूम होगा। और वो नदी के पास गई और जोर से चिल्लाई, नदी परी, क्या मेरा के यहाँ आया था? क्या वो तुम्हारे गहरे पानी में डूब गया है? और नदी परी पानी से ऊपर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ओह मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, तुम्हारा के यहाँ नीचे नहीं आया, अब मत रोना। फिर वो कहाँ है? काश मुझे मालूम होता, लेकिन एक ज़ईफ चुड़ैल जो मेरे किनारे रहती है वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम उससे अपनी हिफाजत करना। मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगी। मेहरबानी करके मुझे वहाँ ले जा सकती हैं? क्यों नहीं, उस छोटी सी नाव में आओ, मेरी लहरें तुम्हें चुड़ैल की झोंपड़ी तक ले जाएंगी। फिर नदी परी गायब हो गई और गैडा नाव में सवार हो गई। जैसे जैसे लहरें तेज हो रही थी वैसे वैसे छोटी नाव तेजी से तैर रही थी। फिर गैडा को एक झोंपड़ी नजर आई और एक ज़ईफ खातून लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वो झुकी हुई थी और हाथ में उसके छड़ी थी। ज़ईफ औरत नदी के किनारे आई और नाव को अपनी छड़ी से थामकर जमीन की जानिब खींच लाई। उसने बाहर आने में गैडा की मदद की। हालांकि गैडा इस अजीब सी ज़ईफ चुड़ैल से खौफजदा थी, लेकिन उसने भी के को तलाश करने की ठान ली थी। आओ और मुझे बताओ तुम कौन हो? गैडा ने उसे सब कुछ बताया। क्या आपने मेरी के को देखा है? नहीं, लेकिन शायद वो आ सकता है। वो झोंपड़ी के अंदर चले गए। वहां मेज पर खूबसूरत चेरी का एक कटोरा था। गैडा, अब परेशान मत होना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ लेगी। अब उन चेरियों को तुम खाओ। जब गैडा खा रही थी तब ज़ईफ औरत उसके लंबे गेसुओं को सोने की कंघी से संवारते हुए धीरे धीरे बोलने लगी, मैं तुम्हारे जैसी एक पोती के लिए तरस गई हूँ। गैडा के बारे में भूल गई क्योंकि उस ज़ईफ औरत ने तिलिस्माती कंघी से उस पर तिलिस्म कर दिया था। ज़ईफ चुड़ैल गैडा को अपने पास रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गैडा आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ हमेशा के लिए ही रहूंगी। एक दिन बागीचे में गैडा ने सुर्ख गुलाबों को देखा। उन्होंने उसे कह की याद दिला दी। कह की याद ने ज़ईफ औरत के तिलिस्म को तोड़ दिया और गैडा बागीचे की गेट की जानिब भाग गई। वो ज्यादा दूर भी नहीं भाग सकी थी और पत्थर के पुल के दरमियान रुक गई। अचानक उसे ट्रोल्स ने घेर लिया। ट्रोल्स गैडा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वो ताजा और खूबसूरत है और उसे बादाम और शहद खिलाया है। वो कितनी लजीज लगेगी। वो मेरे साथ खेलेगी
मुझे उसके मफलर और उसके खूबसूरत कपड़े देगी। छोटी ट्रोल लड़की जो गैडा की ही उम्र की थी, उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने गैडा को कमर से थामा और कहा, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सभी ट्रोल्स हंसे। फिर वो उस छोटी ट्रोल लड़की की खातिर गैडा को छोड़ने के लिए रजामंद हुए। गैडा ने उसे अपनी कहानी बताई कि वो कैसे कितनी मोहब्बत करती थी और उसे वो कैसे ढूंढेगी। खाने पीने के बाद वो पत्थर के पुल के नीचे से जा रहे थे। तब उनके ऊपर 100 से ज्यादा कबूतर सोने का नाटक करके उन्हें देख रहे थे और सुन रहे थे। हमने केको देखा है। कहाँ पर? बर्फ की मलिका की गाड़ी में। वो कहाँ जा रहे थे? लैपलैंड, बर्फ की मलिका का महल है वहाँ। छोटी ट्रोल लड़की ने संजीदगी से देखा और सिर हिलाया। मैं तुम्हारा इश्क पाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। छोटी ट्रोल लड़की अपने पालतू जानवर बारासिंह के पास गई और आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम फौरन दौड़कर इस प्यारी सी लड़की को बर्फ की मलका के महल में ले जाओगे। फिर छोटी ट्रोल लड़की ने बारासिंगा की रस्सियां खोल दी। गैडा और बारासिंगा निकल गए। वो बर्फ की मलका के महल तक पहुंचने तक दौड़ता रहा और वहां उसने गैडा को नीचे छोड़ दिया। तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं इंतजार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हिफाजत से घर पहुंचाऊंगा। गैडा बर्फ की मलका के ऊंचे महल की जानिब चल पड़ी कि एकदम ही हजारों बर्फ के कतरों से घिर गई और उसकी वजह से वो भड़क गए। वो बर्फ की मलका के हिफाजती थे। गैडा ने दुआ की। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी सांसें देख सकती थी जो उसके मुंह से भाप की तरह से निकल रही थी। ये भाप बड़ी होकर फरिश्तों में बन रही थी और वो भाप से दुआएं कर रही थी। गैडा की दुआ मुकम्मल हुई तो एक बड़ी टुकड़ी उसके चारों जानिब खड़ी हुई थी। उन्होंने बर्फ के कतरों पर हमला किया और फिर जंग शुरू हुई। गैडा तेजी से बर्फ की मलका के महल की जानिब बढ़ी और फिर उसे क्या मिला? वो बर्फीली दीवार के अंदर था। के मेरे प्यारे के, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। के ठंड से लगभग जम गया था और सिर से पैर तक वो नीला हुआ था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो तुर्किश मिठाई का असीर हो गया था। इसी दौरान बर्फ की मलका ने उस पर मिठाई और बुरी चीजों का उस पर इस्तेमाल किया था। गैडा ने उसे गले लगाया और वो रोने लगी। उसके गर्म आंसू उसके सीने पर गिरे और उसके दिल में दाखिल होने लगे। उन्होंने बर्फ को पिघला दिया और के का दिल बन गया। उसके जिस्म में गर्मजोशी फिर से लौट आई और उसने गैडा को पहचान लिया और वो खुशी से रोने लगा। गैडा, इतने वक्त तुम कहाँ थी? के मेरी जान, मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो आपस में लिपट गए। हंसी और खुशी के मारे वो रो रहे थे। वफादार बारासिंगा उनकी राह देख रहा था और उन्हें आते देखकर वो नीचे की जानिब झुका और उन्हें अपनी पीठ पर दराज होने दिया। वो अपने घर के लिए उड़कर गए। उनकी आंखों से खुशियाँ और शादमानी झलक रही थी और उसके फौरन बाद उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे। समाप्त। माचिस वाली छोटी लड़की। वो शाम शदीद ठंड वाली थी। बर्फ के बादल आसमान में मौजूद थे और नीचे देहात में तारीकी छा गई थी इस नए साल की शाम पर। अरे मेरी छोटी प्यारी बच्ची, तुम इस वक्त माचिस बेचने के लिए जा रही हो। इस ठिठुरने वाले अंधेरे में मुझे तुम्हें भेजना पड़ रहा है। तुम मुझे माफ कर देना। तुम तो देख ही सकती हो, चल नहीं पा रही हूँ। जी दादी अम्मी, मैं समझ सकती हूँ। और ख्याल रहे मेरी बच्ची, ये माचिसे बेचकर तुम्हें जो भी पैसे हासिल हों उससे तुम कुछ खा सकती हो, नहीं तो आज भी हमें खाली पेट सोना पड़ जाएगा। अब जाओ मेरी बच्ची।
आप मेरी फिक्र ना करें दादी अम्मी, मैं तमाम माचिस से बेच दूंगी और इंशाल्लाह आते वक्त ढेर सारा खाना साथ लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। सर्द तारीकी में पथरीले रास्ते पर एक गरीब लड़की जो यतीम भी थी और महज 8 साल की ही थी, वो अक्लमंदों की तरह चल रही थी। अपना सर गर्म रखने के लिए उसने टोपी पहन रखी थी और उसके कपड़े बहुत पुराने हो चुके थे और कुछ जगहों से वो फटे हुए भी थे। वो अपने नंगे पैरों के साथ आवाज लगाते हुए जा रही थी क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं थे। वो एक कोने में खड़ी हो गई इस उम्मीद से कि वो अपने खुले और कमजोर हाथों में थामी हुई माचिस बेच पाएगी। लोग उसके करीब आ जाते थे। क्रिसमस की खरीदारी के वक्त में वो तमाम मसरूफ थे। उस छोटी गरीब लड़की की जानिब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। ओ बेटा, उस दुकान से जो खरीदा तुम्हें पसंद आया? अरे हाँ अम्मी, ये गुड़िया बेहद खूबसूरत है, इसके कपड़े बहुत प्यारे हैं। उस माचिस वाली छोटी लड़की की आंखें भरी हुई थी, लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं था। उसे कुछ माचिसें बेचनी थी ताकि आज रात वो और उसकी दादी अम्मी कुछ खाना खा सके। इसीलिए उसने हिम्मत से अपनी आंखें पोंछी और उस खातून से कहा, सुनिए, क्या आप कुछ माचिसें खरीदना चाहेंगी मैडम? ये बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी भी। मुझे माचिसों की जरूरत नहीं है और तुम मेरी बच्ची से दूर रहो। जाने क्यों लोग इस तरह के लोगों को खास लोगों के बीच में घुलने मिलने कैसे दे देते हैं। ओ अम्मी, उसके कपड़े तो देखिए कितने पुराने हैं। माफ कीजिए, लेकिन मेरे पास बस यही कपड़े हैं। वो मेरा मसला नहीं है और वैसे भी मेरे पास पैसे कतई नहीं हैं और अगर होते भी तो मैं माचिसें तो नहीं खरीदती। चलो अब जाओ यहाँ से। मगर ये सिर्फ 1 ही रुपए की है मैडम। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अरे कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अब निकल जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माचिस वाली छोटी लड़की घबरा गई। बर्फ गिरने लगी। एक बार फिर वो आने जाने वाले लोगों को माचिसें खरीदने के लिए आवाज लगाने लगी। मीम साहब, क्या आप कुछ माचिसें खरीदना चाहेंगी? ये वाकई में तिलिस्माती है और आपको ये जानकर हैरानगी होगी, जब आप एक माचिस जलाएंगी तब आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। ओहो, कुछ भी कह रही हो, ये तमाम कहानियाँ हैं। लेकिन मीम साहब, कम से कम एक तो ले लीजिए। इसकी रोशनी आपको एक खूबसूरत और बेहतरीन क्रिसमस देगी। अरे मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे नहीं चाहिए, वाकई नहीं। मैं सच कह रही हूँ, इसकी हर एक तीली अलग है। आज मुझे माचिस वाकई नहीं चाहिए और तुम भी अब अपने घर चली जाओ। बाहर बहुत सर्दी है। मैं नहीं जा सकती मीम साहब, मेरे वालिदैन नहीं हैं और मेरी दादी बीमार हैं। उनके लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए या खाना खरीदने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। शायद कोई और हो जो तुमसे माचिसें खरीद ले। हाँ, शायद ये भी हो सकता है। माचिस वाली छोटी बच्ची की उम्मीदें डूबने लगी क्योंकि सर्द हवाएं मजीद तेज हो गईं और उस मासूम कमजोर लड़की के इर्द गिर्द घूम रही थी, मानो अपने ठंडे नाखूनों से उसे छील रही हूँ। आखिरी मजबूत इरादे के साथ माचिस वाली छोटी लड़की माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार हारी हुई और अकेली महसूस करती हुई वो फुटपाथ पर नीचे बैठ गई। ठंड की वजह से वो बहुत ज्यादा कांपने लगी। मेरे हाथ और पाँव तो बर्फ के टुकड़ों की तरह से हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे। मैं अपनी माचिसों में से एक तीली जला लेती हूँ ताकि मेरी उंगलियाँ थोड़ी सी गर्म हो सके। उस गरीब माचिस वाली लड़की के हाथ बहुत कांप रहे थे, जिस वजह से वो माचिस की तिल्ली भी नहीं जला पा रही थी। काफी देर के बाद बहुत मशक्कत से उसने सिर्फ एक तीली जलाई। उसे हैरानगी थी क्योंकि वो तीली लोहे की सिगड़ी में बदल गई। थोड़ी ही देर के बाद उस छोटी लड़की को गर्माहट महसूस होने लगी। उसने अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां सिगड़ी के सामने रख दी। वो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही लम्हों में
एक बर्फ की बूंद उसकी तीली पर गिर गई और वो बुझ गई। वो उठी और एक बार फिर माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी एक भी माचिस नहीं बेच पाई। कि यकदम ही उसने एक आवाज सुनी। कैसी हो छोटी बच्ची, बेचने के लिए क्या है? मैं माचिस से बेचती हूँ, क्या आप खरीदना चाहेंगी? जैसे ही वो उस आवाज की जानिब मुड़ी, उसने देखा एक बेघर ज़ईफ औरत अपने एक कुत्ते के साथ एक कोने में खड़ी थी और वो दोनों भी ठंड की वजह से कांप रहे थे। तुमने मुझे नहीं देखा, मैं भी गरीब हूँ। ओह माफ कीजिए अम्मी, मुझे ये तमाम माचिसें बेचनी है ताकि मैं मेरी दादी अम्मी के लिए खाना खरीद सकूं। मासूम बच्ची, खैर क्या तुम मेरे इस कुत्ते की रखवाली करोगी? बस जरा देर के लिए ही मुझे जाना होगा, मुझे कुछ खाना भी तलाश करना होगा, शायद मैं तुम्हारे लिए भी खाने के लिए ला सकूं। अच्छा, आखिरकार मैं मेरी दादी अम्मी के लिए कुछ खाना ले जा पाऊंगी, लेकिन मैडम जरा जल्दी आइएगा, मुझे मेरी दादी अम्मी के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। माचिस वाली छोटी लड़की कुत्ते की देखरेख के लिए तैयार हो गई और वो ज़ईफ औरत जल्द अज जल्द लौटने का वादा करके चली गई। कुत्ता खामोशी के साथ उस कोने में बैठा था और उसने उसका पट्टा पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो मासूम बेचारी लड़की फिर से कांपने लगी। उसने लम्हे भर के लिए सोचा और उसने माचिस बाहर निकाली और दीवार के सामने एक तिली जलाई। उसे हैरानगी हुई, उसने देखा कि उसके सामने लजीज खानों से आरास्ता एक टेबल आया है जिस पर टर्की, मेमना, बतख, मछली, सेब और केक तमाम ही आरास्ता थे। ओह, मैं ये सब खाना चाहती हूँ, मुझे इस जगह बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो लड़की केक के टुकड़े तक पहुंची, तीली की आग बुझ गई और सब कुछ गायब हो गया। वो बहुत ही उदास हो गई और उसने आसमान की जानिब देखा और दुआ की, या खुदा, मुझे इस तकलीफ से निकालिए, मैं बेहद भूखी हूँ और तकलीफ में भी मेरी मदद कीजिए। और तभी उसने एक टूटता हुआ तारा देखा और उसे उसकी दादी की बताई हुई एक बात याद आई। दादी अम्मी ने कहा था किसी के इंतकाल के वक्त टूटता हुआ तारा नजर आता है। मेरी दादी अम्मी बहुत बीमार है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं मेरी दादी अम्मी का इंतकाल हो गया? ओह, दुनिया में मुझे उनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। उसने एक तिली और निकाली और उसे रोशन किया। अपनी दादी अम्मी को अपने सामने देखकर उसे बहुत हैरत हुई। अरे दादी अम्मी, ये आप हैं? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हूँ। अपनी दादी अम्मी को देखकर माचिस वाली छोटी लड़की खुश हो गई। हालांकि वो थोड़ी हैरान थी क्योंकि उसे उसकी दादी हवा में लहराते हुए नजर आ रही थी। डरो मत मेरी बच्ची, मैं पूरी तरह से सेहतमंद हूँ और हिफाजत में हूँ। तुम मेरे मुतालिक कोई फिक्र मत करो। माचिस वाली छोटी लड़की कितनी मेहनत से उसने माचिस से बेचने की कोशिश की, ये बताने के लिए उसने अपना मुंह खोला। तब तक फिर से एक बार तिली की आग बुझ गई और उसकी दादी अम्मी गायब हो गई। एक बार उस लड़की ने अपने पास की तमाम तिलियां एक साथ जला दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी दादी अम्मी गायब हों। अब रोशनी बेहद तेज थी, बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह। उसकी दादी अम्मी फिर से सामने आ गई और उन्होंने छोटी माचिस वाली लड़की को बेहद मोहब्बत से देखा और मुस्कुराई। दादी अम्मी, मैं बहुत खौफजदा हो गई थी, मुझे यहाँ पर कतई नहीं ठहरना है। खुदारा, मुझे अपने साथ ले चलिए ना। हाँ मेरी प्यारी चंदा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, जरा अपना हाथ दो। दादी अम्मी ने माचिस वाली लड़की का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे अपनी बाहों में कस लिया और वो दोनों आसमान की जानिब उड़ने लगी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी शहजादी?
दादी अम्मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जानती हैं, मुझे भूख का भी एहसास नहीं हो रहा है और मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। एक पंख की मानिंद हल्का हल्का महसूस हो रहा है। दादी अम्मी फिर से मुस्कुराई और वो दोनों जन्नत की जानिब उड़ते चले गए। उस वक्त एक छोटा सा टूटता हुआ तारा नजर आया। दूसरे दिन जब सूरज आसमान पर पहुंचा, तब वो छोटी माचिस वाली लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ की सभी तीलियां जल चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक प्यारी मुस्कुराहट थी। बहुत से लोग जमीन पर पड़ी उस बेजान माचिस वाली छोटी लड़की को देख रहे थे। उन सबको रंज हुआ, क्योंकि वो नन्ही सी जान उनकी जिंदगी में जो रोशनी लाती, वो उसे खो चुके थे। कहानी समाप्त। स्नो वाइट और 7 बोने। कई सालों पहले की बात है। एक रानी अपने महल की खिड़की के करीब बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर आसमान से बर्फबारी हो रही थी। सिया लकड़े से बनी खिड़कियों पर बर्फ की सफेदी जम गई थी। सिलाई करते हुए रानी की उंगली में सुई चुभ गई। खून के सुर्ख कतरे सफेद बर्फ पर गिरे। रानी ने सोचा, काश मेरी एक दुख्तर होती जिसका चेहरा बर्फ सा सफेद होता, होंठ खून के कतरों जैसे सुर्ख और क़ीसू इस खिड़की के रंग जैसे सिया। कुछ दिनों बाद रानी की ये ख्वाहिश मुकम्मल हुई और उन्होंने बच्ची का नाम रखा स्नो वाइट। लेकिन बेटी के पैदा होते ही रानी की वफात हो गई और बादशाह ने दूसरा निकाह कर लिया। नई रानी जिस कदर खूबसूरत थी, उतनी ही मक्कार भी थी। कोई औरत उससे भी ज्यादा हसीन हो, ये तस्वुर ही उसे बर्दाश्त नहीं होता था। रानी के कमरे में एक तिलिस्मी शीशा था। वो रोज उस शीशे में देखती और पूछा करती, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? शीशा जवाब में कहता, आप इस जहान की मल्लिकाए हुस्न हो। दिन महीनों में और महीने साल में बदलते गए और हर नया दिन स्नो वाइट के हुस्न में और निखार लाता। और यूं ही एक सुबह रानी ने तिलिस्मी शीशा देखा और उससे पूछा, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? तुम इस जहान की मल्लिकाए हुस्न हो, लेकिन स्नो वाइट का हुस्न तुमसे और बेहतरीन है। रानी गुस्से और हसद से जलाल में आ गई। उसने अपनी सौतेली दुख्तर से फौरन निजात पाने की ठान ली। उसने एक शिकारी को बुलवाया और शिकारी को हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और सबूत के तौर पर उसका दिल निकाल कर ले आए, जिससे रानी को ये यकीन हो जाए कि स्नो वाइट की वफात हो चुकी है। शिकारी स्नो वाइट को दूर घने जंगल में ले आया, लेकिन जैसे ही उसने स्नो वाइट को कत्ल करने के लिए खंजर उठाया, उसे स्नो वाइट की खूबसूरती और उसकी मासूमियत का एहसास हुआ। मैं तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें महल में भी नहीं ले जा सकता और तुम्हें जंगली जानवरों के हवाले भी नहीं कर सकता। उसने स्नो वाइट को जंगल में ही छोड़ दिया और रवानगी के वक्त उसने एक हिरन का शिकार किया और उस हिरन का दिल निकालकर सबूत के तौर पर रानी को पेश किया। बेचारी स्नो वाइट घने सुनसान जंगल में अकेली भटकती रही। झाड़ियों के पीछे खूंखार शेरों की नजरें स्नो वाइट पर पड़ी, लेकिन मानो जैसे मौजज़ा हो गया, उन्होंने स्नो वाइट पर हमला ही नहीं किया। जब रात गहरी हुई तो स्नो वाइट को जंगल के दरमियान एक छोटा सा घर नजर आया। उसने सदा लगाई पर किसी ने जवाब न दिया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी पर किसी ने नहीं खोला। वो खुद दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। छोटी छत वाले इस मकान में उसे लकड़ी की छोटी मेज और छोटी कुर्सियां नजर आईं। उस मेज पर 7 नाश्ते की कटोरियां, 7 चमचे और 7 प्यालियां थी। ये मकान 7 बोनों का था, जो पहाड़ी पर सोने की तलाश में खुदाई किया करते थे। स्नो वाइट को तेज भूख लगी थी। वो कुर्सी पर बैठ गई और उसने हर कटोरी से थोड़ा थोड़ा नाश्ता नौश फरमाया और हर प्याले में से थोड़ा थोड़ा दूध भी पिया। फिर वो बालाई मंजिल पर गई, जहाँ उसे एक कमरा नजर आया, जहाँ 7 छोटे छोटे बिस्तर थे। वो एक बिस्तर पर जाकर आराम करने लगी। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद की आगोश में चली गई। जैसे ही चांद आसमान में रोशन हुआ, वो 7 बोने घर की जानिब रवाना हुए। हर एक ने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में लालटेन पकड़ रखी थी। हर एक के कमर पर चमड़े की पोटली थी जिसमें सोना रखा था। जैसे ही उन्होंने लालटेन मेज पर रखी, उन्होंने देखा कि किसी ने उनके घर में घुसपैठ की है। देखो, किसी ने हमारा खाना नौश फरमाया।
हाँ हाँ, किसी ने तो नौश फरमाया है। वो बदहवास हो गए। फिर वो बालाई मंजिल पर रवाना हुए। स्नो वाइट को बिस्तर पर आराम फरमाते देख वो हैरान रह गए। ये परीनुमा खूबसूरत लड़की कौन है? ताजुब की बात है, कौन है ये? वो एक दूसरे से हसीन दोशीज़ा के बारे में पूछने लगे। स्नो वाइट ने नींद से उठकर अपनी दास्तान सुनाई। बोनो को उसकी दास्तान सुनकर अफसोस हुआ और उस पर रहम भी आया। उन्होंने स्नो वाइट को अपने हमरा रहने की दावत दी, उसे घर संभालने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने उसे आगाह किया कि जब वो पहाड़ी पर काम के लिए जाएंगे तब वो किसी के लिए भी दरवाजा न खोले, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर जालिम रानी को खबर हुई कि स्नो वाइट जिंदा है तो वो उसे फिर से कत्ल करने की साजिश करेगी। स्नो वाइट उन 7 बोनो के हमरा रहने लगी। वो घर और कमरों की सफाई करती, बर्तन मांजती और सबके लिए खाना भी बनाती। बोनो के साथ वो बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों में वो अपनी सौतेली माँ के जुल्मों को भी भूल चुकी थी। एक दिन रानी ने फिर से तिलिस्मी शीशे से पूछा, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? आप हो मल्लिकाए हुस्न, इसमें कोई नहीं शक, लेकिन स्नो वाइट तो सबसे ज्यादा हसीन है। हमें एक जंगल की चिड़िया ने बताया 7 बोनों के साथ अपना घर है बसाया। मक्कार रानी गुस्से से सुर्ख हो गई। उसे पता चल गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था। उसने तय किया कि अब वो स्नो वाइट को अपने हाथों से कत्ल करेगी। उसने एक बहरूपिये का चोला उड़ा और जंगल में उन बोनों के घर की जानिब रवाना हुई। स्नो वाइट खिड़की के करीब बैठी बोनों के कपड़े सिल रही थी। मक्कार रानी ने आवाज बदलकर उससे सदा लगाई, सुई ले लो, धागा ले लो, कपड़ों के लिए दिलकश रिबन ले लो। खुशनुमा रिबन देखकर स्नो वाइट बहुत खुश हो गई। वो बोनो की दी हुई हिदायत को भूल गई और दौड़कर दरवाजा खोलने पहुंची। तुम्हारा लिबास तो बेहद दिलकश है, लेकिन उस पे लगा ये रिबन ठीक से बंधा नहीं है। मुसाफिर के भेस में आई मक्कार रानी ने कहा, लाओ मैं इसे ठीक से बांधूं। ये कहकर रानी ने स्नो वाइट का लिबास इतना कस कर बांधा कि बेचारी स्नो वाइट सांस तक न ले पाई। सांस न लेने की वजह से स्नो वाइट जमीन पर कुछ यूं गिरी मानो जिस्म से रूह जुदा हो गई हो। मक्कार रानी खुशी खुशी अपने महल की जानिब दौड़ने लगी। रात को जब 7 बोने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जमीन पर निढाल पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया उन्हें पता चल गया कि आखिर क्या माजरा था। उन्होंने कस के बंधी रिबन को खंजर से काट दिया। जैसे ही रिबन कटी, स्नो वाइट की सांसें बहाल हुई और स्नो वाइट मौत के मुंह से बाहर आ गई। उसने बोनो को सारा वाकया कह सुनाया। बोनो को अंदाजा हो गया कि वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि वही मक्कार रानी थी जो स्नो वाइट को अब भी कत्ल करना चाहती थी। याद रखो, अभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। और स्नो वाइट ने पक्का वादा किया कि आज के बाद वो किसी की खातिर दरवाजा नहीं खोलेगी। उस रात मक्कार रानी फिर से तिलिस्मी शीशे के पास आई। तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? आप हो मल्लिकाए हुस्न, इसमें क्या है शक, लेकिन स्नो वाइट है सबसे ज्यादा खूबसूरत। गुस्से से सुर्ख हुई रानी महल के तहखाने की जानिब भागी, जहाँ उसने अपने खुफिया काले जादू की दुनिया आबाद कर रखी थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब इजाद किया। सेब एक जानिब से सब्ज और दूसरी जानिब से गहरा सुर्ख था। सेब का सब्ज हिस्सा तो नौश फरमाने लायक, लेकिन अगर जहरीला सुर्ख हिस्सा खाया तो इंसान की मौत तय थी। मक्कार रानी ने फिर से रूप बदला। इस बार एक सेब फरोख्त औरत का भेस बदला। मैला लिबास और हाथों में सेबों से भरा थैला लेकर वो रंगीन तिलिस्मी सेब उसके थैले में सबसे ऊपर रखा। वो जंगल में बोनो के मकान की जानिब पहुंची। स्नो वाइट उस वक्त एक कुएं से पानी निकाल रही थी। अजनबी औरत को अपनी जानिब आते देख वो खौफजदा हो गई और दौड़कर मकान में चली गई। उसने फौरन दरवाजा बंद किया। फिर उसे उस औरत की आवाज सुनाई दी, सेब ले लो, ताजे मीठे सेब ले लो। ये सुनकर स्नो वाइट के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं खिड़की खोल दूं और दरवाजा बंद रखूं तब तो मुझे कोई खतरा नहीं। उसने घर की खिड़की खोलकर बाहर झांकते हुए कहा, मुझे आपके सेब तो दिखाएं। रानी ने कहा, ये वाला सेब ले लो, ये सबसे ताजा और सबसे मीठा है।
ये कहते ही रानी ने जहरीला सेब थैले से निकाला। स्नो वाइट सोच में मशगूल हो गई। ये देखकर रानी ने कहा, घबराओ नहीं, बस इसे खा लो। देखो, मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। मक्कार रानी सेब का सब्ज हिस्सा खाने लगी और सुर्ख हिस्सा उसने स्नो वाइट को दे दिया। स्नो वाइट सेब खाने से खुद को रोक न पाई, पर जैसे ही उसने चखा वो जमीन पर गिर गई। उस रात मक्कार रानी ने तिलिस्मी शीशे को साफ किया और फिर से दरियाफ्त किया। तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ, सबसे हसीन कौन है भला? इस जमीन से लेके फलक तक आपसे खूबसूरत अब कोई नहीं। अब जब बौने रात को घर लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर मरा हुआ पाया। फौत हुई स्नो वाइट के लिए उन्होंने शीशे का एक ताबूत बनाया और अतराफ में फूलों के पौधे लगा दिए ताकि वो दिन रात ताबूत की निगरानी कर सकें। एक दिन एक खूबरू नौजवान घोड़े पर बैठ अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ तशरीफ लाया। जैसे ही उसकी निगाह शीशे के ताबूत पर पड़ी, वो घोड़े से नीचे उतर गया। जब उसने ताबूत के अंदर लेटी उस दोशीज़ा को देखा तो वो हैरान रह गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो गहरी नींद की आगोश में है। उसका चेहरा बर्फ की मानंद सफेद था, लब खून के रंग जैसे सुर्ख और बाल जंगल की लकड़ियों जैसे सियाह थे। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरत ज़दा रह गया। मेरी दरख्वास्त है कि आप ये ताबूत मेरे हवाले कर दीजिए। इसके बजाय मैं तुम्हें सोने से लबरेज कर दूंगा, इतना कि आप खोद के भी कभी पहाड़ियों से नहीं निकाल पाओगे। नहीं नहीं, ये लड़की हमारे लिए पूरी दुनिया की सोने से ज्यादा अजीज है। जब उन्होंने देखा कि शहजादा उनकी प्यारी सी स्नो वाइट की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, तो उन्होंने वो ताबूत शहजादे को तोहफे के तौर पर दिया। शहजादे ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो उस ताबूत को संभाल कर ले आएं। लेकिन जैसे ही सिपाही ताबूत को उठाकर ले जाने लगे, एक सिपाही का पैर फिसल गया और उस धक्के की वजह से स्नो वाइट के मुंह से जहरीला सेब बाहर निकल आया। जैसे ही जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकल आया, स्नो वाइट गहरी नींद से बाहर आ गई और हैरत ज़दा होकर देखने लगी। स्नो वाइट के साथ गुजरा सारा वाकया शहजादे ने उसे सुनाया और उसे अपनी शहजादी बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। और स्नो वाइट, जिसे शहजादा पहले ही नजरों में पसंद आ गया था, उसने निकाह के लिए हामी भर ली। उनके निकाह की खुशी में पूरी रियासत को दावत दी गई और तो और मक्कार रानी को भी दावत दी गई। जैसे ही वो दावत के लिए तैयार हुई, वो तिलिस्मी शीशे के करीब गई और शीशे से अपने बारे में दरियाफ्त किया। तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ, सबसे हसीन कौन है भला? कोई नहीं था आप सा, न बांधी न रानी, पर स्नो वाइट तो बन गई आपसे भी बड़ी महारानी। आपकी खूबसूरती तो किसी के काम ना आई, स्नो वाइट की खुशनुमाई हर किसी के दिल पे छाई। जैसे ही ये अल्फाज रानी के समाज से टकराए, वो जलाल में आ गई और उसने शीशे को फर्श पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलाल और हसद के मारे रानी का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई और इसी वजह से उसकी वफात हो गई। लेकिन स्नो वाइट और शहजादे की आने वाली अज़दवाजी जिंदगी खुशी से बसर होने लगी। चींटी और टिड्डे की कहानी। बहुत अरसा पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। दिन भर चींटियां बेहद काम करती थी। दूर खेत से गेहूं के दाने लाने का मशक्कत भरा काम वो करती थी। उनका ये काम बेहद नज़्म व ज़ब्त से चलता था। हर सुबह वो जल्दी में रहा करती। सुबह की पहली शुआओं के साथ वो अपनी सर पर बड़े भारी गेहूं के दाने लेकर तवाज़न कायम करती। गेहूं का हर एक दाना ध्यान से कप में रखती और दाने लाने के लिए दोबारा वापस जाती। पूरा दिन बिना थके बिना आराम करे बस आती जाती रहती और गेहूं के दाने ध्यान से कप में रखा करती। वहाँ दूसरी जानिब एक आलसी टिड्डा बस छाँव में बैठा रहता और गाने गाता। मुस्तकबिल में क्या होगा उसकी फिक्र किए बिना वो आराम से बस छाँव में बैठा रहता। उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों पे रहम आती थी। दिन गुजर रहे थे, तभी आलसी टिड्डा घास पर कूदता और आराम से लजीज खाना खाता रहता। बस गाना गाते गाते आराम से जी रहा था। जब चींटियां दाने लाकर घर में संभाल कर रख रही थीं और मेहनत कर रही थीं,
एक दिन रोजाना की तरह जब सारी चींटियां दाने ला रही थी, तब उनमें से एक चींटी भारी दानों की वजह से नीचे गिर गई और दर्द की वजह से रोने लग गई। उसकी मदद करने के बजाय टिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। चींटी ने कहा, मियाँ टिड्डे, ये दाना उठाकर मेरे घर तक ले जाने में आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार रहूंगी। चींटी की बातों को अनसुना करके टिड्डा अपनी ही मौसीकी में मगन हो गया। चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से वो दाना उठाया और वो चली गई। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो प्यारी चींटी? टिड्डे ने पूछा। थोड़ा आराम फरमाओ और मेरी मौसीकी भी सुन लो। गर्मी है और दिन भी बड़ा है, किस लिए बोझ उठाने में वक्त गवा रही हो? चींटी ने अनसुनी करके गर्दन घुमा ली और जल्दी में वो खेत की जानिब रवाना हो गई। तभी टिड्डा जोर से हंसा। तुम बड़ी बेवकूफ चींटी हो। टिड्डे ने फिर से उसे पुकारा। आओ आओ मेरे साथ नाचो गाओ, काम को भूलकर गर्मी का थोड़ा लुत्फ लेते हैं। मैं मौसम बारिश के लिए खाना इकट्ठा करने में लगी हूँ, चींटी ने कहा, और तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। बारिश की इतनी फिक्र क्यों करनी है? टिड्डे ने जवाब दिया। अभी तो हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा खाना है और बहुत सारा वक्त भी है बरसात की तैयारी के लिए। लेकिन चींटी को समझ आ गया था कि आखिर वो क्या कर रहा है, इसलिए वो अपने रास्ते निकल गई। यहाँ टिड्डा पूरे मौसम में अपने ही नाच गानों में मसरूफ रहा। सारा दिन काम करके बारिश की तैयारियां करने की बजाय उसने खेलना, नाचना, गाना इन सब को अहमियत दी। ये खूबसूरत मौसम गर्मा के दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं और जल्द ही बारिश, फिर सर्दियां आने वाली है, ये तो वो भूल ही गया। जल्द ही गर्मी का मौसम बारिश में तब्दील हो गया और बारिश के बाद मौसम सरमा आ गया। सूरज अब बहुत ही कम दिखता था, दिन छोटा था और जबकि रात लंबी और अंधेरी थी। हर जानिब भयानक सर्दी और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा, खुद को सूखे पत्तों से बचाने की कोशिश में थकने लगा, लेकिन जोरों की हवा चलने पर उसे ठंड लगती थी। उसे बेहद भूख लगा करती, लेकिन खाने के लिए कुछ न मिलता। उसे पता लग गया कि अगर खाने के लिए जल्दी कुछ न मिला तो वो मर जाएगा। वो कमजोर हो गया था। जल्द ही उसे समझ आ गया कि चींटियां सही थी, उसे भी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। टिड्डे को अब नाचना गाना पसंद ही नहीं आ रहा था। मारे सर्दी के वो भूखा था। उसे बर्फ से बचने के लिए न तो घर था और न खाने के लिए खाना था। तमाम हरियाली और खेत बर्फ से लिपटी हुई थी और खाने के लिए कुछ न था। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं खाने के लिए क्या खाऊं? टिड्डे को पछतावा हुआ। इस बार की मौसम सरमा हर बार से भी ज्यादा बुरी होगी, ये तो उसने सोचा ही न था। न तो अपने खाने का इंतजाम उसने किया था और वो करने के लिए वो दूसरों की मदद भी न कर रहा था, और सिर्फ इसी वजह से वो अगली मौसम गर्मा देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहने वाला था। तभी उसने देखा कि चींटियां गर्मियों में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने का मजा ले रही हैं। हाँ, मैं चींटी के पास जाता हूँ, मुझे वहाँ खाना मिलेगा और पनाह भी। टिड्डा बेहद शर्मिंदा हो गया। वो थक कर चींटियों के घर तक गया और उसने दरवाजा खटखटाया। आदाब चींटियों, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं हाजिर हूँ तुम लोगों के लिए गाने, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और कुछ खाना भी चाहिए ताकि मैं गा सकूं। नहीं नहीं जनाब टिड्डे, हमें आपका गाना सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। टिड्डे ने उन्हें घर में दाखिल होने की दरख्वास्त की और जिंदा रहने के लिए खाना देने की भीख मांगी। क्या? चींटी ने हैरत से कहा। मौसम सरमा के लिए आपने कोई इंतजाम न किया तो मौसम गर्मा में आप आखिर कर क्या रहे थे? वो मुझे खाना जमा करने के लिए वक्त ही नहीं मिला। टिड्डे ने अपनी वजह बताई। मैं मौसीकी में इतना मुब्तला था कि पता ही चला।
कि गर्मियों का वक्त कब निकल गया। चींटियों ने उसकी तरफ नफरत से देखा और उसकी जानिब पीट करके अपने अपने काम पर रवाना हो गई। एक चींटी जिस पर टिड्डा हंस पड़ा था वो उसकी जानिब मुड़कर बोली, तमाम मौसमी गर्मा मैं काम करती रही और तुम गाना बजाते रहे और मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास न तो खाना है और न ही आसरा है। मौसम सरमा के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। चींटियों ने टिड्डे के मुंह पर दरवाजा बंद किया और टिड्डा रोने लगा। खत्म।